नमस्कार, मैं डॉक्टर संवेदना सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, वसंता कॉलेज फॉर विमेन। दिस इज वीक नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 8, टाउन प्लानिंग ऑफ राजगिरी एंड पाटलिपुत्र। आज हम राजगिरी और पाटलिपुत्र के टाउन प्लानिंग के बारे में बात करेंगे, जिसके अंतर्गत इंट्रोडक्शन, जोग्राफिकल लोकेशन, सोर्सेज ऑफ राजगिरी, टाउन प्लानिंग ऑफ राजगिरी, सोर्सेज ऑफ पाटलिपुत्र, टाउन प्लानिंग ऑफ पाटलिपुत्र के बारे में चर्चा करेंगे। इंट्रोडक्शन। राजगिरी और पाटलिपुत्र भारतीय उपमहाद्वीप में एक महत्वपूर्ण नगरीय केंद्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ का नगर का विन्यास और वास्तुकला का विन्यास हमें यहाँ की विशेषता को बताता है। और राजगिरी जो कि प्राचीन मगध की राजधानी थी, और यहाँ का दुर्ग विधान, पूर्व सन्निवेश का ज्ञान और मुख्य द्वार, ये हमें के बारे में हमें पता चलता है कि ये प्राकृतिक सोर्सेज जैसे कि सुरक्षा की दृष्टि से ये पूरी तरह से घिरा हुआ था। ये एक वेल ऑर्गेनाइज सिटी के की तरह हमें दिखाई देता है, जहाँ पे हमें दुर्ग विधान का, मुख्य द्वार का और पूरी तरह से वो रोड से मुख्य द्वारों से कनेक्टेड थे और हमें इनका विन्यास दिखाई देता है। और ये एक मुख्य राजनीतिक और धार्मिक केंद्र के रूप में जाने जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे मोनेस्ट्री, टेम्पल और हमें पब्लिक सार्वजनिक भवन यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजगिरी और पाटलिपुत्र जो कि बिहार में, जो प्राचीन मगध में एक मुख्य केंद्र के रूप में स्थित था, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके नगर के विन्यास के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जोग्राफिकल लोकेशन देख ले। राजगिरी जो कि बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट के में स्थित है, और ये अप्रॉक्स पटना से दक्षिण पूर्व में 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसमें आपको ये प्लान दिखाई दे रहा है जिसमें कि राजगिरी को दिखाया गया है, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर हम दिखा सकते हैं कि किस प्रकार से, जो हमने पहले लेक्चर में आपसे बात की थी कि कौटिल्य अर्थशास्त्र का टाउन प्लानिंग जो कि हमें लिटरेरी सोर्सेज में मिलता है, कि किस प्रकार किसी महत्वपूर्ण केंद्र की सुरक्षा की जा सकती है नेचुरल रिसोर्सेज से, जैसे कि हिल से, वाटर बॉडी से। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह पहाड़ियों के इर्द गिर्द घिरा हुआ है और यहाँ पर राजगिरी स्थित है, जो कि मगध में एक प्रमुख नगरीय केंद्र के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके साहित्यिक स्रोत के बारे में जो राजगिरी के हमें प्राप्त होते हैं। हम देखते हैं कि दिघ निकाय के महापरिनिर्वाण सूत्र में राजगिरी को 6 मुख्य नगरों में सम्मिलित किया गया है, जैसे चंपा, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी और काशी। उसमें राजगिरी का भी मुख्य रूप से उसको एक केंद्र के रूप में दिखाया गया है। महाजनपद के समय मगध की राजधानी राजगिरी थी और अजातशत्रु के शासनकाल में एक मुख्य केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। इसकी महत्वपूर्णता हमें 6 से 5th सेंचुरी BC के समय अवधि में दिखाई देती है। और यहाँ पर बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति जो कि राजगिरी में सप्तपर्णी गुफा में किया गया था, और वो अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप की अध्यक्षता में की गई थी। तो ये एक महत्वपूर्ण घटना हमें राजगिरी में दिखाई देती है, जो कि प्रथम बौद्ध संगीति यहाँ पर कराई गई थी। साहित्यिक सोर्सों में जो हमें इसके बारे में चर्चाएं मिलती हैं, जो हमें एविडेंस मिलते हैं, उसमें जोग्राफिकल और डिफेंसिव फीचर्स, कल्चर एंड रिलीजियस नेम और पॉलिटिकल एंड ट्रेड इम्पोर्टेंस के बारे में भी हमें पता चलता है कि इसका यह भौगोलिक और सुरक्षा की दृष्टि से इसके अंतर्गत क्या सम्मिलित किया गया है। ये राजगिरी हमने जैसा बताया कि पूरी तरह से पर्वतों से घिरा हुआ है, जिसमें कि कुछ पर्वत हैं पांडव, विपुल, गृद्धकुट, उनसे घिरा हुआ मुख्य केंद्र के रूप में ये सुशोभित होता है। और इसमें हमें इसके दुर्ग विधान में 32 बड़े गेट और 64 इसके छोटे गेट दिखाई देते हैं, जैसा कि धम्मपद अटकथा में इस बात की चर्चा की गई। तो हमें साहित्यिक सोर्स से भी इसके विधान के बारे में, इसके विन्यास के बारे में पता चलता है। इसके साथ ही साथ हमें इसके कल्चरल रिलीजियस नेम भी साहित्यिक सोर्सेज में हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि इसके बहुत सारे नाम हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि बृहद्रथपुर, गिरिव्रज,
कुशाग्रपुर राजगिरी। ये विभिन्न नाम हमें इनके लिटरेरी सोर्सों में पता चलते हैं कि इनको इन प्राचीन नामों से भी जाना जाता था। इसके साथ ही साथ हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट के आर्य मंजूश्री कल्प और विविध तीर्थ कल्प में भी इसके रेफरेंस के बारे में पता चलता है। इसके अगर हम राजनीतिक और व्यापारिक रूप से इसकी महत्ता की बात करें तो हमें पता चलता है कि अजातशत्रु और बिंबिसार के समय ये एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और व्यापारिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था और इसकी हमें राजनीतिक महत्ता के बारे में भी पता चलता है। तो ये हमें इसके साहित्यिक सोर्सेज से पता चलता है। अब हम कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात करें तो हम सबसे पहले इसके एक्सकवेशन पे एक चर्चा करना चाहेंगे कि कब कब राजगृह में कितने एक्सकवेशन हुए, जिसमें कि सबसे पहला अगर महत्वपूर्ण कार्य कहें तो ए कनिंघम के द्वारा किया गया था। उसके बाद जॉन मार्शल ने 1905 से 6 के बीच में, फिर वी.एच. जैक्सन ने 1913 से 14 के बीच में, डी.एन. सेन ने 1918 और 1924 में, बी.सी. लॉ ने 1938 में, एम.एच. कुरैशी ने 1939 में, आर.सी. मजुमदार ने 1949 में, ए घोष ने 1953 और 1958 में, रघुवीर सिंह 1961 और 62 में, पी.के. मिश्रा और एस.सी. शरण ने लगभग उसी समय इनका उत्खनन कार्य किया था। तो ये एक के बाद एक इतने पुरातत्वविदों ने यहाँ पर उत्खनन कार्य किया, जिसके आधार पर हमें राजगृह में महत्वपूर्ण पुरास्थलों के बारे में पता चलता है। राजगृह एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उस समय प्राचीन मगध में स्थित था, ये हमें पता चलता है। अब हम बात करेंगे राजगृह के टाउन प्लानिंग के बारे में। तो राजगृह में हमें एक आउटर फोर्टिफिकेशन और एक इनर फोर्टिफिकेशन, जो कि प्राचीन, हमें यहाँ पर 2 राजगृह के बारे में कॉन्सेप्ट मिलता है, एक प्राचीन राजगृह, एक न्यू राजगृह। तो जिसमें कि प्राचीन राजगृह में हमें आउटर फोर्टिफिकेशन और इनर फोर्टिफिकेशन के बारे में पता चलता है। इसके साथ ही साथ हमें एक यहाँ पर महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलता है, साइक्लोपियन वॉल। ये हमें प्राचीन राजगृह में दिखाई देता है और ये जैसा कि ग्रीक और पर्शियन वॉल दीवारें दिखाई देती हैं, वैसा ये साइक्लोपियन वॉल हमें दिखाई देता है। और ये बड़े बड़े स्टोन पत्थरों से इसको बनाई गई है और ये एक बहुत बड़े लार्ज वर्क फोर्स के साथ यहाँ पर बनवाया गया था। और ये पूर्व महाजनपद युग जो लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हम बात करें तो उस समय इसको बनवाया गया था। वेनसॉन्ग जब अपने विवरण में इसकी बात करता है तो उसने इसकी लंबाई लगभग 40 किलोमीटर मेंशन की है, जबकि ये लगभग 48 किलोमीटर तक दूरी में ये फैला हुआ है। और इसका जो स्टोन ब्लॉक्स है वह 1 से 1.5 मीटर के बीच में दिखाई देते हैं, जो सबसे लार्जर हैं। और मैक्सिमम जो इसकी हाइट है वो 3.65 मीटर के बीच में है और जो इसकी हाइट है वो 2.10 टू 2.50 मीटर दिखाई देती है। और इसकी जो थिकनेस है, जो इसकी मोटाई है वो 5.20 मीटर के लगभग है। तो ये इसकी मेजरमेंट है जो हाइट और जो इसकी थिकनेस के बारे में बताती। और ये पूरा जो वॉल है वो लगभग 8 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है और ये हमें दिखाई देता है। ये हमने जो आउटर और इनर फोर्टिफिकेशन आप राजगृह की बात की है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये कितने हिल के द्वारा चारों तरफ से घिरा हुआ है। जो मैंने इसमें हिल दिखाने की कोशिश, वैहारा, सोना हिल, विपुला हिल, रत्ना हिल, उदया हिल, छाता हिल, तो ये हिलों के द्वारा आपको दिखाया गया है। ये इसके इनर फोर्टिफिकेशन की बात हो रही है। और हम देख सकते हैं ये आउटर फोर्टिफिकेशन जो ग्रीन कलर का ये यहाँ से जा रहा है, ये आउटर फोर्टिफिकेशन। तो आउटर और इनर और जो विभिन्न पहाड़ियों से घिरा हुआ है, यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं कि ये पहाड़ियाँ जिनका मैंने अभी नाम लिया, इन पहाड़ियों से ये हमारा पुराना जो राजगृह है पूरी तरह से किस प्रकार से नेचुरल जो सुरक्षा कह सकते हैं पहाड़ियों के द्वारा घिरा हुआ है, जो कि हमने कौटिल्य अर्थशास्त्र के टाउन प्लानिंग में बात की थी कि आचार्य ने इस बात को सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया है कि कोई भी प्रमुख केंद्र लाइक पहाड़ों से घिरा होना चाहिए, वाटर बॉडीज से घिरा होना चाहिए। तो ये हम कॉन्सेप्ट यहाँ राजगृह में देख सकते हैं।
ये साइक्लोपियन वॉल जो जिसकी बात हमने की है कि बड़े बड़े पत्थरों से बना हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार इसमें किसी चूना गारे को बिना यूज किए इस वॉल को बनाया गया है, बड़े बड़े पत्थरों के को रखकर। और ये सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, और इसका क्लोज एक आप फोटोग्राफ देख सकते हैं कि इस पत्थरों को किस तरह से टिकाया गया था, और इसकी लंबाई जो हमने बात की कि कहाँ से कहाँ तक ये फैली हुई है, इसका आप रेंज देख सकते हो कि ये पूरी पहाड़ियों पे ये वॉल पूरी तरह से गई हुई है। तो ये साइक्लोपियन वॉल जो कि हमें राजगिरी में दिखाई देती है। इसके अलावा राजगिरी में हमें कुछ इम्पॉर्टेंट साइट्स भी दिखाई देते हैं, जैसे कि मनियार मठ, अजातशत्रु स्तूप, कारंदा कनिवापा, पिपला स्टोन हाउस, सप्तपर्णी केव, जैन महादेव टेम्पल, बिम्बसार जेल और गृद्धकूट। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट साइट हैं जो कि हमें न्यू राजगृह में दिखाई देते हैं, जैसे कि मनियार मठ। मनियार मठ हमें ओल्ड राजगृह के इनर फोर्टिफिकेशन में एक धार्मिक मोनूमेंट्स के रूप में, केंद्र के रूप में जाना जाता है, जिसमें कि मणिनाग को प्रमुख देवता के रूप में बताया गया। और यहाँ से कुषाण पीरियड का एक हमें नाग स्कल्पचर्स मूर्ति भी हमें फाइंडिंग में मिली है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण साइट्स के रूप में जाना जाता है। देन अजातशत्रु स्तूप, ये न्यू राजगृह के पश्चिम में स्थित है, और जैसा कि ये बताया जाता है फाहियान के द्वारा कि अजातशत्रु के द्वारा बनाया गया था, वेनसोंग के द्वारा कि अशोक के द्वारा बनवाया गया था। तो ये हमें पता चलता है कि अजातशत्रु स्तूप के बारे में। करंदा कनिवापा स्तूप जो कि सतधारा के निकट एक एंशियंट टैंक के रूप में जाना जाता है, और यहाँ से हमें बहुत सारे पुरातात्विक अवशेष और स्तूप के भी अवशेष हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके बाद पिपला स्टोन हाउस, यह व्यवहारा हिल के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, और ये जरासंध की बैठक के नाम से भी जाना जाता है, और इसे महाकश्यप के रेजिडेंस, उनके आवास के रूप में भी पिपलावा केव को कंसीडर किया जाता है। तो पिपलावा स्टोन हाउस इस रूप में प्रसिद्ध है। इसके बाद सप्तपर्णी केव, यहाँ हमने पहले भी बात किया कि यहाँ पे प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, जो कि महाकश्यप की अध्यक्षता में और अजातशत्रु के शासनकाल में किया गया था, और ये व्यवहारा हिल के पर स्थित है, और इसके पास ही में एक आदिनाथ टेम्पल है, और वहाँ पर 6 केव साथ जो बहुत पूरी तरह सुरक्षित है। तो सप्तपर्णी केव के बारे में हमें ये पता चलता है। इसके बाद जैन महादेव टेम्पल, जो कि व्यवहारा हिल पर ही प्राचीन मंदिर के रूप में जाना जाता है, और यहाँ पर हमें अर्ली मिडिल पीरियड के अभिलेखी और मूर्तिकला साक्ष्य मिलते हैं। तो जैन महादेव टेम्पल भी के बारे में पता चलता है। देन बिम्बसार जेल जो कि अजातशत्रु ने अपने शासनकाल में अपने पिता को ही जेल में कैद कर रखा था, तो ये हमें बिम्बसार जेल मिलता है, जो कि मनियार मठ के पास है। इसके बारे में भी हमें पता चलता, और ये सारे जो केंद्र हैं आज भी पर्यटन के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और पर्यटन जो भी बिहार में जाता है वो वहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से इन सारे महत्वपूर्ण केंद्रों को जरूर देखता है। गृद्धकूट जो कि एक बुद्धिस्ट साइट मानी जाती है, और यहाँ से हमें बहुत सारे बुद्ध से जुड़े हुए पुरावशेष और सारी चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं, और इसके साथ साथ जरासंध के प्रकरण में भी ये प्रसिद्ध है और ऐतिहासिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। तो ये महत्वपूर्ण केंद्र थे जो कि न्यू राजगृह में हमें दिखाई देते हैं और वहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र। प्राचीन पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के नाम से जाना जाता है, जिसको एस्टेब्लिश करने का काम अजातशत्रु ने किया और उसको विकसित करने का काम उदयन ने किया। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने ही इसे गंगा सोन नदी के तट पर पाटलिपुत्र की नींव रखी, और उसने राजगृह से मगध की राजधानी पाटलिपुत्र हस्तांतरित कर दिया। मौर्य काल के समय पाटलिपुत्र एक महत्वपूर्ण केंद्र, नगरी केंद्र के रूप में विकसित हुआ, और यहाँ का नगर का विन्यास जो कि दुर्ग विधान और इसकी गहरी पारिखा और ग्रिड लाइक जो स्ट्रीट सिस्टम थी, ये इसकी महत्वपूर्ण तथ्य थे जो कि यहाँ के
सार्वजनिक भवन, सभा भवन और प्रशासनिक भवन, ये सभी इसके महत्वपूर्ण केंद्र थे जो कि इसको राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाते थे। तो हम पाटलिपुत्र को एक प्रमुख नगरीय केंद्र के रूप में हम देख सकते हैं, जो कि लगभग 1st सेंचुरी BC तक हमें इसके बारे में पता चलता है। अब यहाँ हम बात करेंगे पाटलिपुत्र के ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड एंड जो करंट जो उसकी सिनेरियो है उसके बारे में। ये हम देख सकते हैं कि पाटलिपुत्र का जो प्राचीन पाटलिपुत्र है उसका यहाँ पर हमने प्लान देखा जो पैरेललोग्राम शेप में है। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको रिकॉल कराया कि प्रीवियस लेक्चर में हमने कौटिल्य अर्थशास्त्र के टाउन प्लानिंग में बताया था कि आचार्य ने बताया है कि किसी भी नगर का जो शेप होना चाहिए वो ज्यामिति पद्धति पर यानी ज्योमेट्रिकल शेप में। तो यहाँ हमें पैरेललोग्राम शेप पाटलिपुत्र का दिखाई देता है जो कि गंगा और सोन नदी से घिरी हुई है, जिसमें कि ये भी वहाँ पर बताया गया था कि वो किसी नेचुरल बॉडी यानी जहाँ पर पेरिनियल सोर्सेज हों, हिल से घिरा हो। तो हम राजगिरी में देखते हैं कि उसका वो पहाड़ों से घिरा हुआ है, यहाँ पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदियों से घिरी हुई है। तो इस प्रकार प्रमुख नगर का बसाव कहाँ होना चाहिए हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्स भी यहाँ पर पूरी तरह से सिद्ध करते हैं। तो पाटलिपुत्र जो कि बिहार में स्थित है और हम इसको प्राचीन आधुनिक पटना के नाम से भी जानते हैं, और ये गंगा और सोन नदी पे है और इसको बसाने का काम अजातशत्रु ने किया था जो गंगा और सोन नदी के किनारे स्थित है। अब इसके बारे में हम बात करेंगे जो हमें इसके साहित्यिक सोर्स से इसके साइज और लोकेशन के बारे में पता चलता है, डिप्रेशन के बारे में पता चलता है। तो हम देखते हैं कि मेगास्थनीज ने अपने विवरण में पाटलिपुत्र को बताया कि इसकी जो लेंथ है वो 80 स्टेडिया है, 80, और इसका जो ब्रेथ है यानी कि जो इसकी चौड़ाई है वो 15 स्टेडिया है। पाटलिपुत्र को मेगास्थनीज ने बताया कि इसका जो नगर का परकोटा का घेरा है वो रफली 9 माइल्स बाय 1.75 माइल्स थी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि और पूरी इसकी जो साइज और लोकेशन के बारे में मेगास्थनीज ने जो वर्णन किया है कि पाटलिपुत्र की लंबाई और जो चौड़ाई है वो उसका मेजरमेंट क्या है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर नदी ने भी अपने बहाव को विस्थापित कर लिया था, जो कि हम प्राचीन में सोन नदी का जो डिप्रेशन देखते हैं उससे पता चलता है कि पहले जो उसकी बाउंड्री थी उससे वो अपनी बहाव को वहाँ पर से विस्थापित कर ली थी। इसके साथ ही साथ हमें पतंजलि के महाभाष्य में पता चलता है कि सोन नदी ने भी अपना बहाव विस्थापित किया था, जो कि हमें फाहियान के टाइम जो देखने को मिलती है, जो गंगा और सोन के बारे में वहाँ पर उसके बहाव के बारे में पता चलता है। उन्होंने भी अपना प्राचीन जो उनकी स्थिति थी वो दूसरी तरफ विस्थापित होते हुए हमें यहाँ पर नज़र आती है। इसके बाद हमें पाटलिपुत्र का अर्थशास्त्र में जो हमें दुर्ग विधान के वास्तु लक्षणों का परिचय दिया गया, उस आधार पे हमें पाटलिपुत्र का जो विधान दिखाई देता है उसमें हम इसके नगर फीचर्स की बात करते हैं, जिसमें कि मोट, पारिखा, सिटी वॉल, प्रकार, गेटवे, द्वार, टावर्स, कोस्ट, बेसेंस, अट्टालक, ब्रॉड पैसेज, देवपथ, बैटलमेंट्स, कपि, शीर्षक। तो ये हमें दुर्ग विधान के बारे में कौटिल्य अर्थशास्त्र में पता चलता है कि ये इतने फीचर्स होने चाहिए जो कि हमें पाटलिपुत्र में दिखाई देता है। बात करें तो पारिखा की, जो हमें यहाँ पर दिखाई देती है, और नगर के चारों ओर गहरी पारिखा है, ऊंचा प्रकार है, ऊंचे धूलकोट पर ये बना हुआ है, और यहाँ पर द्वारों का विधान, कोष्ठ, अट्टालकों का भी विधान हमें दिखाई देता है, और परकोटे के भीतर एक ऊंची चौड़ी सड़क बनाई जाती थी जिसे देवपथ कहा जाता था, और उसके ऊपर, प्रकार के ऊपर, कपि शीर्षक यानी कि जिनको कंगूरों की पंक्ति भी कहा जाए, ऐसी पंक्ति बनाई जाती थी। कहने का तात्पर्य ये है कि नगर के जो फीचर्स बनाए जाते थे उनके फीचर्स को इतने विभाजन किए जाते थे, जैसे कि वहाँ पर पारिखा होनी चाहिए, प्रकार होना चाहिए, द्वार यानी कि कोष्ठ, अट्ठालक, देवपथ,
मुख्य द्वार, कपिशीर्षक, यानी वो सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, जिससे कि बाहरी कोई आक्रमण हो उससे उस नगर की सुरक्षा हो सके, उसके आधार पर इनका विभाजन और इनको बनाया जाता था। ये हमें प्रकरण पाटलिपुत्र के दुर्ग विधान में दिखाई देता है। अब हम बात करेंगे कि उसके पाटलिपुत्र के, जिसमें कि टाउन के लेआउट के बारे में बात करेंगे। वहाँ पर महापथ और रथ और वीथी के बारे में बात किया गया है कि चौड़े मार्गों का होना जरूरी है, जो कि और उसके साथ ही साथ वहाँ पर रथ और वीथी, जो कि नगर को महापथ अलग अलग भागों में विभक्त किया जाता था। यानी नगर का योजना ऐसा होना चाहिए कि उसमें महापथ, रथ और वीथी, ये तीनों का विभाजन हो, यानी कि चौड़े सड़क, गलियां, लेन, इस तरह का कॉन्सेप्ट वहाँ पर जरूर होना चाहिए, जिससे कि नगर का विभाजन किया जा सके। उसके साथ ही साथ रॉयल प्लेस, यानी कि राजा प्रसाद। राजा, जैसा कि कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी बताया जाता था कि राजा का जो केंद्र मुख्य में हो, यानी कि सेंटर में होना चाहिए। जो दिखाई देता है हमें कि राजा का जो सेंटर है वो मुख्य में है, और वह चारों तरफ से बड़े बड़े उद्यान और बड़े बड़े भवनों से घिरा होना चाहिए, जो हमें यहाँ पर पाटलिपुत्र का विन्यास दिखाई देता है। उसके साथ ही साथ हम जो कि बात करें कि ये टाउन प्लानिंग जो हमें यहाँ पर दिखाई देती है, ये टाउन प्लानिंग चंद्रगुप्त मौर्य ने भी इसी को फॉलो किया और उसी के आधार पर उसकी भी नगर विन्यास की कल्पना की जाती है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो पाटलिपुत्र का हमें विन्यास दिखाई देता है वो साहित्यिक और पुरातात्विक सोर्सेज दोनों के आधार पर हमें यहाँ पर सिद्ध हो जाता है उसके नगर विन्यास के बारे में। इसके साथ ही साथ हमें मेगास्थनीज का विवरण जो मिलता है, उससे पता चलता है कि जो मेगास्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था, ये सेल्यूकस के द्वारा भेजा हुआ था, और उसने जो प्राचीन पाटलिपुत्र का अपनी आंखों से वैभव देखा और उसके हाल को उसने अपने विवरण में लिखा और बताया। उसके आधार पर जो उन्होंने बताया कि नगर का जो परकोटा है, जो डायमेंशन है, वो 9 मील का घेरा 9 मील था, उसकी चौड़ाई 1.5 मील थी, उसकी जो पारिखा थी वो 600 फीट चौड़ी और 44 फीट गहरी थी। तो मेगास्थनीज के जो विवरण में जो उसने देखा, उसने बताया कि उसका जो पारिखा है वो 600 फीट चौड़ा और 45 फीट गहरा दिखाई देता है। इसके साथ ही साथ जो वप्र यानी रामपाट का जो वहाँ पर डिवीजन दिखाया गया है, उसमें 64 गेट का कॉन्सेप्ट दिखाई देता है, और उसके साथ ही साथ वहाँ पर 570 अट्टालक यानी बुर्ज के बारे में भी बताया गया है। ये हमें मेगास्थनीज के विवरण से पाटलिपुत्र के बारे में पता चलता है कि उस समय का नगर विन्यास जो उसने देखा, उसके मेजरमेंट के बारे में उसने यहाँ पर वर्णन किया है। पाटलिपुत्र में ही हमें 2 महत्वपूर्ण केंद्रों के बारे में पता चलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कुम्भरहार एंड सेकेंड वन बुलंदीबाग। अब हम बात करेंगे कुम्भरहार के बारे में। कुम्भरहार जो कि प्राचीन पाटलिपुत्र का मुख्य केंद्र था, यहाँ पर हमें पाटलिपुत्र के दुर्ग विधान के अंतर्गत आने वाले मौर्य के राजा प्रसाद का शेष यहाँ पर पाया गया है, जिसका उल्लेख पतंजलि भी अपने महाभाष्य में करते हैं। अगर हम देखें इसकी प्लेस का लेआउट, तो यहाँ पर हम वास्तु विद्या के अनुसार ये 3 कक्षाओं में विभक्त है। पहला जो है उसमें हाथी, घोड़े, गजशाला, मंदुरा और सैनिक के लिए बनाई जाती थी, जो बहुत लंबी चौड़ी होती थी। दूसरा जो कोर्ट होता था, जिसको सभा स्थान मंडप भी कहा जाता था, ये भी कक्षाएं बड़ी होती थी। तीसरा जो होता था राजकुल, और इसमें मेन प्लेस और इनके अंतःपुर के नाम से भी जानते। ये 3 हमें कक्षाओं का कॉन्सेप्ट यहाँ पर कुम्भरहार में मिलता है, और यहाँ पर हमें एक सभा हॉल प्रॉपर जो कह सकते हैं कि प्रॉपर सभा का उल्लेख यहाँ पर मिला है। और इसके साथ ही साथ जो यहाँ पर हमें शेष मिलते हैं, उस आधार पर ये कहा जा सकता है कि हमें इसके सिद्ध में ही सभा, राजकुल और गर्भसूत्र का एक सिद्ध में रहा होगा, और यहाँ पर एक अच्छा भवन का अवशेष भी हमें मिलता है। तो
तो जो अवशेष मिले हैं उससे हमें वहाँ के सभा भवन का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी प्रकार से यहाँ पर दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं कि कुम्भलहार के बारे में, जो कि कुम्भलहार का जो एविडेंस हमें प्राप्त होता है उस आधार पे हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ही इसका एग्जीक्यूटर और प्लानर दोनों ही था। इसको कहने का तात्पर्य भी हमारे पास इसके रीजन है, क्योंकि किस आधार पर इसको कहते हैं कि ये उसने ही कराया था, उसमें हमें जो दिखाई देता है कि चंद्रगुप्त के द्वारा कि उस समय राजा को किस की ज़्यादा नीड होती थी, एम्पायर को किस बात की नीड थी, तो जो हमें वहाँ पर दिखाई देते राजधानी, राजप्रसाद और केंद्रीय सचिवालय जो हमें वहाँ पर दिखाई देता है। दूसरा कि मेगास्थनीज जिसने इसका विवरण दिया, उसने राजधानी और राजप्रसाद अशोक से पहले भी अस्तित्व में आ चुके थे और मेगास्थनीज ने उन्हें देखा था, इस बात का भी वर्णन हमें यहाँ पर मिलता है। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि सभा मंडप, पिलर सिंबल्स, सभा मंडप में स्तंभ के पे हमें कई ऐसे चिन्ह मिलते हैं जो वहाँ पर इनग्रेव किए गए हैं, जैसे कि रो ऑफ 3 सर्कल्स, टोराइन, ट्रायंगल हेडेड स्टैंडर्ड जिसको वैजंती भी कहा जाता है, क्रिसेंट यानी चैत्य। ये जो सिंबल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं वो हमें मौर्य काल में प्राप्त पंचमार्क कॉइन्स में भी दिखाई देते हैं। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि जो हम ये बात कहना चाहते हैं कि चंद्रगुप्त ही इसका प्लानर एग्जीक्यूटर था, इस बात का हमें साक्ष्य मिलता है, जो कि हमें इन साक्ष्यों के आधार पर इस बात को हम प्रूफ कर सकते हैं। तो और इसके साथ ही साथ हमें चंद्रगुप्त के समय और इसका हमें पतंजलि के महाभाष्य और अशोक के भी रेफरेंसेस से इस बात की पुष्टि हो जाती है। इसके साथ ही साथ जैसे कि पतंजलि में भी चंद्रगुप्त सभा के बारे में वर्णन किया गया है और इस बात की ओर इंगित करते हैं कि ये अभी जो भी हमें साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं उसकी हमें पुष्टि मिलती है। कुम्भलहार में भी हमें जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है उसमें मंडप के मुख्य भाग में 10-10 स्तंभों की 8 पंक्तियां दिखाई देती हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर हैं, और इसके पूर्वी भाग में 2 स्तंभ और मिले हैं। जो हमें स्ट्रक्चर अभी यहाँ पर दिखाई देता है उससे ये भी पता चलता है कि जो आगे के 2 पिलर्स लगे हैं वो राजा के बैठने का जगह होगा। और इसके साथ ही साथ हमें एक एविडेंस यहाँ और मिलता है कि किसी कारणवश अग्नि का प्रकोप यहाँ आया होगा, जो डैमेज किया होगा, जो अग्नि के द्वारा यहाँ पर इसको डैमेज किया होगा, उसका हमें यहाँ पर एविडेंस दिखाई देता है। उसके साथ ही साथ युधिष्ठिर के सभा पर्व को जो वर्णन मिलता है, जहाँ पर कि इंद्र, यम, वरुण, कुबेर और ब्रह्मा के भवन की बात की गई है, वैसा ही कॉन्सेप्ट हमें चंद्रगुप्त सभा के बारे में भी पता चलता है। और जो हमें यहाँ पर एविडेंस अभी जो हमें मिले हैं उससे पता चलता है कि सभा पर्व में भी युधिष्ठिर की सभा में अतिरिक्त 5 सभाओं के बारे में वर्णन किया गया है, जैसे कि इंद्र, यम, वरुण, कुबेर, ब्रह्म। तो इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि युधिष्ठिर ने भी अपना जो सभा भवन बनाया था वो इसी से मतलब ऐसे ही सभा भवन का उल्लेख यहाँ भी हमें मिलता है, जिसका वर्णन हमने चंद्रगुप्त सभा के बारे में की है। इसके साथ ही साथ इसके दक्षिण में हमें 7 वुडन प्लेटफॉर्म दिखाई देते हैं। उसका जो मेजरमेंट हमें दिखाई देता है 7 वुडन प्लेटफॉर्म का पिलर्ड हॉल के दक्षिण में स्थित है, जिसका मेजरमेंट है 30 फीट लॉन्ग, 5 फीट 4 इंचेज वाइड एंड 4.5 फीट टॉल। इस तरह से ये काष्ठ शिल्प का हमें अद्भुत उदाहरण देखने को मिलता है और ये इनके लट्ठे एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं और फलकों से जुड़े हैं और ये आज भी बहुत ही अच्छी दशा में सुरक्षित है। और प्रत्येक मंच में इनके सारे वुडन प्लेटफॉर्म देखने से इसकी कह सकते हैं कि सुनिश्चित किसी सामंजस्य के साथ बनाई गई होगी, जो आज भी हमें काष्ठ शिल्प में वैसा देखने को नहीं मिलता है। तो हमें इसके जॉइंट भी पता नहीं चलती है जितनी नीटनेस के साथ ये हमें बनी हुई दिखाई देती है।
ये हम जो पिलर्स की बात कर रहे हैं कुम्भरहार में, इसका एविडेंस हमें यहाँ प्राप्त हुआ है, जिसमें आप इसका प्लान देख सकते हैं कि किस तरह से ये पिलर्स के से इस हॉल को बनाया गया होगा। और ये एविडेंस हमें जो पहली बार हमें कुम्भरहार साइट से पाटलिपुत्र के कुम्भरहार साइट से मिला था, ये पिलर्स और इसी पे इस मंडप का और इसी सभा का को बनाया गया होगा, ये कॉन्सेप्ट हम इस इमेज को देखकर लगा सकते हैं। और इस जो पिलर हमें मिला है उस पिलर का एक सैंपल यहाँ पर हम देख सकते हैं, जो पिलर हमें दिखाई देता है और किस तरह से इस पे हमें मसनून मार्क्स मिलते हैं कि जो कारीगर इसको बना रहा होगा उस पर किस तरह से इसकी मार्किंग जो हमें दिखाई देती है। और इस तरह से ये पिलर बनाए जाते थे जो पॉलिश थे और उससे पूरा सभा भवन बनाया जाता था। ये हमें कुम्भरहार से ये हमें मिला है। नेक्स्ट जो हमने दूसरी साइट के बारे में बात की थी वो बुलंदी बाग है। बुलंदी बाग भी प्राचीन पाटलिपुत्र के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में जाना जाता है और यहाँ से भी हमें जो रिमेन्स मिले हैं, जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, उसमें वुडन पैलेसेट्स मिले हैं और इसका कह सकते हैं कि ये महत्वपूर्ण एग्जाम्पल के रूप में जाना जाता है। और बुलंदी बाग का उत्खनन का कार्य 1912 और 13 में अमेरिकन पुरातत्वविद डेविड ब्रैंडर्ड स्पूनर के द्वारा कराया गया था। और यहाँ से हमें जो रिमेन्स मिले हैं उसमें वुडन पैलिसेड और पंचमार्क कॉइन्स, टेराकोटा फिगर्स जिसमें कि एक स्माइलिंग बॉय है और एक डांसिंग फिगर है, और उसके साथ ही साथ हमें कुछ सील्स और बीट्स भी मिले हैं जो कि बुलंदी बाग से हमें प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार इसके पाटलिपुत्र में हमें दो महत्वपूर्ण केंद्रों के बारे में पता चलता है, कुम्भरहार और बुलंदी बाग। बुलंदी बाग के जो रिमेन्स हमें दिखाई देते हैं वो ये है कि किस तरह से लकड़ियों के जो बड़े बड़े लट्ठों के आकार में जो बने थे वो यहाँ पर हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। और उसके साथ ही साथ हमें पाटलिपुत्र के कैपिटल का जो पिलर है उसका प्रारूप हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि 4th से 3rd सेंचुरी BC का समयावधि बताया जाता है। तो ये हमें बुलंदी बाग से यहाँ से रिमेन्स मिले हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पाटलिपुत्र में दो महत्वपूर्ण केंद्र हैं जो कि कुम्भरहार और बुलंदी बाग के नाम से जाने जाते हैं। और यहाँ से हमें उनके पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर कह सकते हैं कि मौर्य काल में पाटलिपुत्र एक महत्वपूर्ण नगरी केंद्र के रूप में रहा होगा, जहाँ से राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जो अवस्थाएं थी वहाँ से संचालित होती होंगी और एक निश्चय ही राजगिरी और पाटलिपुत्र मौर्य काल में एक महत्वपूर्ण नगरी केंद्र के रूप में विकसित हो गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम रॉकर आर्किटेक्चर ऑफ नागार्जुनी एंड बराबर केव के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।